हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर्स चैनल BITV में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, कई बार टेक्निकल तरीके से या फिर मैथमेटिकल तरीके से जब चीज़ों को इंश्योरेंस के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में कस्टमर को समझाया जाता है तो उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन कहानियों के द्वारा लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। इस कहानी में भी जब इंश्योरेंस एडवाइजर कस्टमर के सामने एक कहानी रखता है तो कस्टमर को सारी की सारी चीजें बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाती हैं और कहानी सुनते ही कस्टमर खुश हो जाता है, उसे सब समझ में आ जाता है और वो इंश्योरेंस एजेंट को एक बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस का चेक दे देता है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताएंगे मुंबई के एक बहुत ही कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर मिस्टर राजेश अग्रवाल। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ सीख देने वाली कहानी को। हुआ ऐसा कि हमारे अच्छे मित्र भी हैं, वो एक गारमेंट का शॉप भी चलाते हैं और शॉप चलाते चलाते जब मैं उनके पास गया था, बातचीत हुई थी। अब होता क्या है कि इंश्योरेंस के नाम से ही ऐसा लोगों को लगता है कि काफी सारा तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंश्योरेंस में क्यों इन्वेस्टमेंट किया जाए, बात ये यहाँ पर आ जाती है। तो जैसे पहली बार जब मैं गया था, इसके बाद फिर दूसरी बार गया, तो दूसरी बार भी उन्होंने ना कह दिया, बोले नहीं, क्या जरूरत है ना, इन्वेस्टमेंट हम क्यों करें, कि किस लिए इसकी इस चीज की जरूरत है। फिर मैं जब तीसरी बार उनके पास पहुंचा तो मैंने कहा इस बंदे को इंश्योरेंस के बारे में इतनी सारी चीजें पता भी हो या ना हो मुझे पता नहीं है, लेकिन बेहतरीन तरीके से मैं कैसे इन्हें बता सकता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी मैंने उन्हें बताई। मैंने कहा मित्र, एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाता हूँ, और वो जो स्टोरी एक छोटे से सुंदर गांव की है, और उस गांव में एक जैसे राजा के जो चुनाव हुआ करता था, तो उस राजा के चुनाव के लिए वहां पे एक उन्होंने एक प्रथा बना रखी थी, और प्रथा ये थी कि एक हाथी जो है वो सूंड में एक सुंदर सा हार लेकर के आता है, और गांव वाले सब इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ में, और उन गांव वालों में से ढूंढ करके किसी एक व्यक्ति को वो राजा चुन लेता है, उसको वो हार पहना देता है, और वो राजा व्यक्ति जो है वो राजा बन जाता है। तो ऐसी एक प्रथा उस छोटे से गांव में थी। और उस गांव में एक और भी प्रथा थी कि भाई 5 साल वो राजा वहां पर राज करेगा, और उसके बाद 5 साल के बाद जो नदी जो है, जो लग करके गांव से नदी है, उसके आगे एक घना जंगल है, उस जंगल में उसे छोड़ दिया जाता था। तो ये एक स्टोरी जो थी वो इस हिसाब से वहां पर चला करती थी उस गांव में। इस हिसाब से वो लोग अपने राजा का चुनाव किया करते थे। और ऐसा ही हुआ कि इस बार भी जो राजा चुना गया था उसके भी 5 साल पूरे हो चुके थे। अब लोगों को जो भी है प्रजा, उसे बड़ा आनंद आ रहा था। लोग सब सोच रहे थे, अरे कितना अच्छा है ना, इस राजा को भी बांध करके पकड़ करके हम जब लेकर के जाएंगे, जब लेकर के जाया जाएगा तो हम कितना खुश होंगे, कितनी तालियां बजाएंगे, कितना आनंद आएगा। और वो दिन भी आया जब सुबह का 5वां साल खत्म होकर के जब राजा उसके मकान पर, उसके महल पर जब सब पहुंचे, सिपाही पहुंचे कि भाई चलो इस राजा को भी उसी पुराने राजा की तरह पकड़ करके और बंदी बना करके हम ले जाएंगे उस नदी तक। इस राजा को जब उन्होंने देखा कि तो बाहर खुशी खुशी बाहर आ गया वहां से, और वो बोल रहा है कि भाई मुझे कोई भी बंदी नहीं बनाओ, मैं आप लोगों के साथ चल रहा हूँ। लोगों को इतना आश्चर्य हो गया कि अरे ऐसा कैसा ये राजा है कि भाई साथ में हमारे साथ तो बंदी नहीं बनना चाहता और खुल करके जाना चाहता है, यानी खुशी खुशी जाना चाहता है। बड़ा लोगों को आश्चर्य हुआ। ठीक है, वो राजा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो जब उसका जो मंत्री था, वो उसने बोला कि 4-5 लोगों को भेज दिया उसने, सैनिकों को, भाई एकदम संभाल करके ले जाना, कहीं पता चले यहाँ से तो खुशी खुशी जा रहा है और बीच रास्ते में ये गायब हो जाए, तो जरा देखो कहीं भागने का तो इसका इरादा नहीं है। तो 4-5 सिपाही उसके साथ चलते चलते आगे किनारे तक लेकर गए, नदी के किनारे तक पहुंचे। नदी के किनारे पर एक नाव लगी हुई थी, और नाव में नाविक था, और साथ में उसके भी 4 बहुत मजबूत लोग बैठे हुए थे। तो वहां पर जो बैठे हुए थे वो 4 लोगों को इसलिए उसने रख रखा था कि भाई जब भी कभी जो राजा को उसको ले जाना होता था, तो राजा तो अपने मन से तो जाता नहीं था, क्योंकि वहां जो जाएगा जंगल में, तो जंगल में तो 1-2 दिन वो रहेगा वहां, और तो वहां पर जितने भी खूंखार जानवर हैं वो तो उसको 1-2 दिन में ही खा जाएंगे। तो बड़ा डर लगता था हर राजा को, और कोई राजा जाना नहीं चाहता था, और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते थे उन सैनिकों से कि मैं भाग जाऊं।
मैं क्यों उस जंगल में जाकर के मर जाऊं, ऐसी पोजीशन हुआ करती थी। तो ये जो राजा था, जब इसको देखा कि बहुत बेहतरीन तरीके से वो आ रहा है, चल करके आ रहा है, और सिपाहियों ने, किसी भी सिपाहियों ने उसे पकड़ नहीं रखा है, तो जब वो किनारे पहुंचे और जो केवट ने दिखा उसको कि वो तो ऐसे ही चला आ रहा है, तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। चार जो मुस्टंडे जो सिपाही थे, वो जो थे, वो नीचे उतरे और राजा को पकड़ने लगे कि भाई हम इसको पकड़ करके ले जाएंगे, क्योंकि उसको ले जा करके ही फेंक सकते थे जैसे हमेशा करते थे। तो इसने बोला नहीं, मैं साथ में ही चलता हूँ, मैं बैठता हूँ नाव में, आप चिंता ना करो। तो वो जो राजा है वो जा करके नाव में बैठता है। नाव जो है, केवट जो है, जो नाविक है, वो उसको खेता है आगे की तरफ, और जब आगे की तरफ बीच में ले जाता है, तो वहां फिर मुस्कुरा करके वो राजा से पूछता है, राजा जी ये क्या बात होगी? जितने भी राजा आज तक मैंने देखे, इतने सालों से मैं इस काम को कर रहा हूँ, लेकिन हर कोई राजा हमेशा रोता चिल्लाता हुआ आता है, और आप तो इतने प्रेम से इसमें बैठ करके आ पा रहे हैं, तो कुछ राज की बात है तो हमें भी बताइए। राजा ने कहा, हाँ, राज की बात तो ये है कि जितने भी राजा आते थे, वो कभी इस तरह से नहीं सोचते थे जो मैंने सोचना शुरू किया। मैंने सोचा कि मुझे तो 5 ही साल यहाँ पर रहना है, तो फिर मेरी भी मौत वैसे ही हो जाएगी जैसे पुराने राजाओं की हुई है, तो मेरे में और उनमें क्या अंतर रह गया? तो मैंने क्या किया कि पहले साल मैंने अपने सैनिक वहाँ पर नदी के पार उस जंगल में भेज दिए, और उनको कहा कि ये पूरा जंगल को साफ कर दो और बहुत प्यारा कर दो। उन्होंने जंगल को साफ कर दिया अच्छी तरह से। दूसरे साल मैंने अपने जो मंत्री हैं उनको भेजा, और उनको कहा कि वहाँ पर ज़रा देखो कि क्या एडजस्टमेंट वहाँ पे हम कर सकते हैं हर चीज़ का, मेरे रहने का, करने का। और वो हिसाब से पूरा वो देख करके दूसरे साल में आए। तीसरे साल में हमारे जो गाँव के जितने भी कलाकार हैं, जो जितने भी बिल्डर्स हैं, उनको मैंने भेजा। उनको कहा कि वहाँ मेरे लिए एक बेहतरीन सुंदर एक महल बनाया जाए, वहाँ पर एक पूरा गाँव बसाया जाए, और उन्होंने वही किया, एक पूरा गाँव वहाँ पर बसा दिया। चौथे साल फिर मैंने जितने भी हमारे यहाँ के व्यापारी थे और जितने भी अच्छे जो इंडस्ट्री वाले थे, उन सब लोगों को मैंने भेजा। मैंने बोला कभी वहाँ जाओ, आप जा करके वहाँ रहो, आपको कोई भी 2 साल 3 साल तक मैं कोई टैक्स नहीं लेने वाला हूँ, कोई जीएसटी नहीं लगने वाली है। आप बेहतरीन वहाँ का आनंद लो और वहाँ पे बिज़नेस शुरू करो। फिर अभी जो 5वाँ साल है, इस साल में मैंने अपने गाँव वालों को भी, कुछ लोगों को वहाँ पे ट्रांसफ़र किया, और देखो आज 5वाँ साल मेरा खत्म हुआ है, कंप्लीट हुआ है, और बहुत अच्छी तरह से, खुशी से मैं वहाँ से इस नाव में आपके साथ बैठ करके चल रहा हूँ। और देखो सामने आवाज़ आपको अगर सुनाई देती है, तो ढोल और ताशे की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। वो जो है उस किनारे पर, दूसरे किनारे पे जहाँ हम पहुँच रहे हैं, वहाँ पर मेरे स्वागत के लिए वहाँ के जितने भी लोग हैं, जो मंत्री हैं मेरे, और जो पूरा वहाँ पर जो मैंने एक प्रजा बसा चुके हैं, वो सब मेरा इंतज़ार कर रहे हो, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। और देखो वहाँ पर मैं पहुँचने के बाद कितना आनंद लूँगा। तो दोस्तों, हर किसी के जीवन में ये 2 चीज़ें तो आती ही आती हैं कि सृष्टि से पहले का अगर हम देखें तो हम राजा हैं। हम इतना सारा इनकम करते हैं और इतने सारे खर्च भी करते हैं, राजाओं की तरह रहते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उस 60 के बाद, उस रिटायरमेंट के बाद हमारा भी जंगल शुरू होने वाला है। तो उस जंगल के लिए हम कुछ अभी से ही क्यों ना प्रिपेयर कर लें, उस चीज़ को क्यों नहीं अभी से ही हम तैयार करना शुरू कर दें कि वहाँ जाने के बाद हमें आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद मिले, और हम जो चाहते हैं वो वहाँ पर कर सकें। तो मैंने उस राजा ने बताया कि देखो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे कर ली हैं, और उस हिसाब से मैं जा रहा हूँ। इस क्लाइंट को भी मैंने कहा, मुझे पता नहीं है आप अभी राजा हैं या रंक है, मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि 60 तक की अगर आपकी एज है तो ज़रूर आप राजा ही हैं। आप अगर इनकम कर रहे हैं तो राजा हैं, और आप खर्च कर रहे हैं तो आप राजा हैं। लेकिन मुझे पता नहीं कि 60 के बाद की जो आपकी उम्र है, उसके बाद में क्या होगा, वो जंगल कैसा होगा? आपने उस जंगल को देखा है क्या? उसके बारे में सोचा है क्या? क्या आपने उसके लिए कुछ काम किया हुआ है क्या? मुझे पता नहीं उस बारे में। अगर आप चाहें तो मैं आपका साथ दे सकता हूँ, उसको जानकारी को समझने के लिए, और वो समझ करके शायद मैं आपको कुछ बता सकूँ उस जंगल के बारे में, कैसे आपको सफाई करनी है, कैसे आपके लिए एक वहाँ पर एक महल बनाना है, वहाँ पर जाकर, और वहाँ पर आपकी प्रजा को कैसे रख सकते हैं, शायद मैं उसके लिए काम आ सकता हूँ। वो वो सुनने के बाद बहुत खुश हो गया वो। वो बोला, अरे यार ये चीज़ तो मैंने कभी सोची नहीं, मेरे उस जंगल के बारे में मैंने कभी सोची नहीं यार, तू ऐसा कर, मेरे बारे में कुछ देख, कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। और बस वो छोटी-सी बात थी, बात के बाद में फिर उन्होंने करीब 3,60,000 का उन्होंने फाइनल किया, 30,000 रुपए पर मंथ उन्होंने देना वहाँ से शुरू किया। एक छोटी-सी स्टोरी है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं BI टीवी का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है।
जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे, उनकी इस 1 साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो की टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।